Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back in MDCAT Biology preparation, in which we are trying to cover all topics of biology according to the syllabi of University of Health Sciences, that is UHS, National University of Medical Sciences, that is NUMS, Educational Testing and Evaluation Agency of KPK, that is ETA, as well as MDCAT of other provinces taken by various examining bodies. Today we are going to start lecture number 10. That would be the last lecture of the unit number 1, cell biology, in which we will cover some remaining topics of the unit cell biology, and inshallah after this lecture this first unit will be successfully completed. आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन टॉपिक्स को हमने आज के लेक्चर में कवर करना है, उनमें हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स की बात करनी है. हमने पिछले 2 लेक्चर्स में भी कुछ सेल ऑर्गेनल्स को कवर किया था, और अब जो बकाया सेल ऑर्गेनल्स रह गए उनको आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे. तो आज के लेक्चर में हमने जिन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करना है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, उसका स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन हम कवर करेंगे. इसके अलावा प्लास्टिड्स और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात होगी. इसके अलावा न्यूक्लियस और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के हवाले से भी एक ब्रीफ डिस्कशन किया जाएगा, और इन टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज को भी आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे. तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं. लेकिन इससे पहले एक बात याद रखिए कि लेक्चर के इख्तिताम पर जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, आप लेक्चर के सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और अपनी बुक से भी इन टॉपिक्स को प्रॉपरली रीड कर चुके होंगे, तो आप इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मौजूद एक टेस्ट के लिंक को क्लिक करके इस लेक्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज पर मुश्तमिल एक असाइनमेंट हासिल कर सकते हैं. गूगल फॉर्म के थ्रू वो असाइनमेंट आपके पास ओपन हो जाएगी और आप उसको ऑनलाइन अटेम्प्ट करेंगे, और अटेम्प्ट करने के बाद उसे आप सबमिट कीजिएगा. तो जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा. और अगर कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग लगे, आपको समझ में ना आए, या आप उसमें कोई डिस्कस करना चाहते हैं, देन यू कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद मी. तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं जी. तो सेंट्रियोल्स के बाद अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की. देखिए, अब तक हमने जितने ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस किया उनमें से कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड थे और कुछ नॉन मेम्ब्रेनस थे. जैसे आपने राइबोसोम को नॉन मेम्ब्रेनस देखा, या अभी जो हमने साइटोस्केलेटन डिस्कस किया है वो भी नॉन मेम्ब्रेनस है. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और अभी आगे प्लास्टिड और न्यूक्लियस की बात होगी, ये सभी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेनस रॉड शेप स्ट्रक्चर्स. तो ये डबल मेम्ब्रेनस रॉड शेप स्ट्रक्चर्स ये इस तरह से आपको ये नजर आ रहे हैं कि इनमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो तो इनको स्मूथली सराउंड कर रही होती है. आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन होगी और वो स्मूथली इसको सराउंड कर रही होगी, जबकि इसके मुकाबले में जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म सेवरल इनफोल्डिंग्स टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन. माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होगा माइटोकॉन्ड्रियन. तो माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर की जानिब आपको इनर मेम्ब्रेन की बहुत सारी इनफोल्डिंग्स नजर आ रही हैं. दरअसल इन इनफोल्डिंग्स को कहा जाता है क्रिस्टी. तो दीज इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड क्रिस्टी. तो अक्सर ये क्रिस्टी के बारे में एमसीक्यू पूछा जाता है कि द इनफोल्डिंग्स और इन्वेजिनेशंस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड क्रिस्टी. तो आपने ये क्रिस्टी टर्म याद रखनी है, इन इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहा जाता है. तो ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन ना सिर्फ ये क्रिस्टी के हवाले से डिफर करती हैं, आउटर मेम्ब्रेन में आपको इस तरह की कोई क्रिस्टी नजर नहीं आ रहे, लेकिन इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये क्रिस्टी नजर आ रहे हैं. इसके अलावा जो रिमेनिंग कंपोजिशन है आउटर और इनर मेम्ब्रेन की, वो भी बहुत ज्यादा डिफर करती है. अच्छा, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में एक स्पेस भी मौजूद है जिसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है. इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, अभी आगे फंक्शन के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे. तो देखिए, आउटर और इनर मेम्ब्रेन में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एक तो आपको ये इनफोल्डिंग्स जिन्हें हमने क्रिस्टी का नाम दिया है, इसके हवाले से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. और इसके अलावा मजीद अगर कंपोजिशन देखी जाए तो आपको इनर मेम्ब्रेन के अंदर बड़ी कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन नजर आएगी. The surface of inner membrane is occupied by some stalk
पार्टिकल्स, और वो स्टार्क पार्टिकल आपको इस तरह से नजर आ रहे हैं। ये एक स्टार्क पार्टिकल को बड़ा करके दिखाया, इसको कलेक्टिवली कहते हैं स्टार्क पार्टिकल। तो ये स्टार्क पार्टिकल बेसिकली क्या चीज है? ये स्टार्क पार्टिकल दो चीजों पर मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर है। इसमें एक पोर्शन को F0 पोर्शन कहते हैं और दूसरे को F1 पोर्शन कहते हैं। तो F1 पोर्शन इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसी वजह से स्टार्क पार्टिकल सम टाइम रेफर टू एज F1 पार्टिकल, इसको इसी वजह से F1 पार्टिकल भी कह दिया जाता है। देखिए ये जो F0 पार्टिकल है ना, ये इस स्टार्क पार्टिकल का वो हिस्सा है जिसके जरिए ये इस मेम्ब्रेन के अंदर इंबेडेड है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसके अंदर ये इंबेडेड होगा ये पोर्शन, और जबकि F1 पार्टिकल ये मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोजेक्टेड होता है। तो इस तरह से इसके मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोजेक्टेड होने की वजह से आपको क्रिस्टी मेम्ब्रेन की जो इनर सरफेस है वो आपको बिल्कुल स्मूथ नजर नहीं आएगी, बल्कि वो आपको यूं रफ नजर आएगी। उसके ऊपर ये चीजें मौजूद हैं। इसमें जो F1 पार्टिकल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। F1 पार्टिकल बेसिकली एक्ट एज एन एंजाइम। तो ये कौन सा एंजाइम है? ये एंजाइम है ATP सिंथेज। ये एक्चुअली एक एंजाइम है ATP सिंथेज। तो ये ATP सिंथेज दरअसल इस फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। इसका काम क्या होता है? दिस एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP। ATP की जो फॉर्मेशन है वो दरअसल इसके जरिए होनी है, ये उसको कैटलाइज करेगा। हम सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ये इसका जो रोल है काफी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो यहां पर याद रखना है कि F1 पोर्शन या F1 पार्टिकल इज एक्चुअली एन एंजाइम नोन एज ATP सिंथेज, और समटाइम दिस F1 पार्टिकल या ATP सिंथेज इज आल्सो नोन एज ऑक्सीजोम। इसको ऑक्सीजोम भी कहा जाता है। तो इससे आप देख रहे हैं कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास की आपको पार्टिकल्स मिल रहे हैं, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन के पास इस तरह के कोई पार्टिकल्स नहीं है। इन एडिशन टू दिस पार्टिकल, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स सेवरल एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस व्हिच पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स मौजूद हैं जो कलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर्म करते हैं, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी रेस्पिरेशन के दौरान ATP की सिंथेसिस में ये पार्टिसिपेट करेगी। एक मैकेनिज्म होता है, इसे कहते हैं केमी ऑस्मोसिस, उसमें ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हिस्सा लेती है। तो इस तरह से ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आउटर में नहीं है। ठीक है, तो आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को हम कंपेयर कर रहे हैं, वो काफी लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट है। अच्छा, अब आप देखिए कि एक तो आपको कंपार्टमेंट यहां पर माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दिखाई गई है, ये भी एक कंपार्टमेंट है बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स, और एक कंपार्टमेंट आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दरमियान नजर आ रहा है। दिस कंपार्टमेंट इज नोन एज मैट्रिक्स। इस कंपार्टमेंट को मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ माइटोकॉन्ड्रियन, तो देयर आर टू कंपार्टमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ माइटोकॉन्ड्रियन। वन इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड द अदर इज नोन एज मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स की अगर हम कंपोजिशन देखें तो मैट्रिक्स की कंपोजिशन भी काफी कॉम्प्लेक्स है। मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वही जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है डीएनए, उसी तरह का डीएनए आपको यहां पर भी मिलेगा, और इस डीएनए की एक कॉपी नहीं बल्कि सेवरल कॉपीज इसकी आपको यहां पे मिलेंगी। तो इस तरह से ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड जो प्रोकैरियोटिक नेचर का डीएनए वो इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर सभी किस्म के आरएनए भी मौजूद होंगे, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये सारे आरएनए भी यहां पर मौजूद होते हैं। और इसके साथ साथ आप देखिए कि यहां पर राइबोसोम भी इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हैं, और ये वही टिपिकली जो प्रोकैरियोटिक नेचर के 70S राइबोसोम है वो यहां पर मौजूद हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको ये जो प्रेजेंस ऑफ डीएनए नजर आ रही है, इसका एक अपना जीनोम है, और इसके साथ साथ आप देखिए कि इसके अंदर ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए पॉइंट आउट किए गए हैं, और इसके साथ साथ 70S टाइप के राइबोसोम भी यहां पर पॉइंट आउट किए गए। इस बुनियाद के ऊपर, इन चीजों की अक्रेंस की बेसिस के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये अज्यूम किया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन जेनेटिक सिस्टम, दैट इज दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन। यानी जिस प्रोटीन की भी जरूरत माइटोकॉन्ड्रियन को पड़ती है वो साइटोप्लाज्म से वो प्रोटीन नहीं आती, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया आर कैपेबल टू प्रोड्यूस दोज प्रोटीन्स देमसेल्व्स। इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक इवेंट परफॉर्म हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ट्रांसक्रिप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, डेफिनेटली होती है। क्या ट्रांसलेशन यहां पे परफॉर्म हो रही है? बिल्कुल, ट्रांसलेशन भी यहां परफॉर्म हो रही है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि जो
डीएनए की रेप्लिकेशन है वो भी यहां पर होगी, क्योंकि एक माइटोकॉन्ड्रियन डिवाइड करके 2 डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो सकता है, तो ड्यूरिंग दिस डिवीजन वो लाजमी तौर पर अपने डीएनए को रेप्लिकेट भी करता है। तो इस तरह से ये जितने भी मैंने मेटाबॉलिक इवेंट बताए, ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी इनको आपने एसोसिएट करना है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे बताई कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपको यहां पर जो सेल्फ जेनेटिक सिस्टम का नजर आना है, प्रेजेंस ऑफ सेल्फ जेनेटिक सिस्टम, या इसके साथ साथ इसके बारे में अभी मैंने बताया कि ये अपने आप को रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी शो करते हैं, कैपेसिटी टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स। और इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को अगर केयरफुली फ्रैक्शनेट किया जाए, यानी सेल से इसको आप बाहर निकालें और एक सूटेबल मीडियम प्रोवाइड करें, तो इसके अंदर ये कैपेसिटी पाई जाती है कि ये वहां पर भी सर्वाइव कर सकते हैं और अपनी एक्टिविटी शो कर सकते हैं, यानी कैपेसिटी टू सर्वाइव आउटसाइड द सेल इन अ सूटेबल मीडियम। तो आप देखिए कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से बयान की गई हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर यह अज्यूम किया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द ऑर्गेनिजम्स विद इन द ऑर्गेनिजम्स, दैट इज दे शो एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। आपने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ी होगी जिसमें यूकैरियोटिक सेल्स का ओरिजिन बयान किया गया है। तो उस यूकैरियोटिक सेल के ओरिजिन के हवाले से जो एंडोसिम्बायोटिक कॉन्सेप्ट है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल ने दूसरे किसी प्रोकैरियोटिक सेल को इंजेस्ट कर लिया होगा और वो फिर उसके अंदर आकर सर्वाइव करना शुरू हो गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मुतालिक यही अज्यूम किया जाता है कि शायद ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ये कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, लेकिन किसी दूसरे सेल ने जब इनको इंजेस्ट कर लिया और अपने अंदर इनको प्रिजर्व कर लिया और इनसे काम लेना शुरू कर दिया, तो इस तरह से अब ये सेल के ऑर्गेनल के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इन कैरेक्टर्स की बुनियाद के ऊपर पेश किया जाता है। तो इस हवाले से आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट दैट द माइटोकॉन्ड्रिया आर द ऑर्गेनिज्म विद इन द ऑर्गेनिज्म, तो इसको कौन सा फीचर जो है वो सजेस्ट कर रहा है, तो आपने इन तीनों को कंसिडर करना है। ये तीनों ही इस बात को जस्टिफाई करने के लिए एविडेंस के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ सेल्फ जेनेटिक सिस्टम इन माइटोकॉन्ड्रिया, कैपेसिटी टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी तरह से कैपेसिटी टू सर्वाइव आउटसाइड द सेल इन अ सुटेबल मीडियम। तो ये सारे फीचर्स इस बात को सजेस्ट कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द ऑर्गेनिजम्स विद इन द ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, एज फार एज फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कंसर्न, तो अभी जैसे जिक्र हुआ था कि माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी जनरेट करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन किया जाता है और एनर्जी रिलीज की जाती है, और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में रिलीज होगी। तो इस बुनियाद पर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउसेज ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउसेज ऑफ द सेल। अच्छा, अब देखिए जो सेलुलर रेस्पिरेशन उसकी दो टाइप्स आपने पढ़ी होंगी, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनरोबिक रेस्पिरेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इनमें से किस पाथवे के साथ एसोसिएटेड है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ लिंक्ड है या एनरोबिक रेस्पिरेशन के साथ लिंक्ड है, या दोनों रेस्पिरेशन के साथ माइटोकॉन्ड्रिया का ताल्लुक है? तो इसका जवाब हमने अभी देखना है। पहले जरा हम देख लें कि एरोबिक और एनरोबिक रेस्पिरेशन के जो फर्दर स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो दो आगे फर्दर टाइप्स हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया से ताल्लुक नहीं रखते। ये दोनों मेटाबॉलिक इवेंट, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जैसे मैमल्स के सेल्स के अंदर या ह्यूमन सेल्स के अंदर, या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जैसे यीस्ट के अंदर, ये दोनों ही साइटोप्लाज्मिक पाथवेज हैं। ये दोनों साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होने वाले मेटाबॉलिक इवेंट्स हैं। तो इस तरह से हमें यह बात समझ में आई है कि ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन इज लिंक्ड विद माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन के भी फर्दर आगे स्टेप्स अगर देखें तो ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट या लिंक रिएक्शन जिसे कहा जाता है, नंबर 3 क्रेब्स साइकिल, और नंबर 4 रेस्पिरेटरी चेन या जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है। तो ये 4 स्टेप्स पर एरोबिक रेस्पिरेशन मुश्तमिल है, लेकिन इन चारों स्टेप्स में से सिर्फ 3 स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया के साथ लिंक्ड होंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट ये माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होगा मैट्रिक्स के अंदर, क्रेब्स साइकिल ये भी मैट्रिक्स के अंदर परफॉर्म होगा, और जो रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के जरिए ये इवेंट परफॉर्म होगा। तो ग्लाइकोलिसिस जो आप देखते हैं कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन का भी स्टेप है और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का भी स्टेप है। ग्लाइकोलिसिस ये टोटली साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होने वाला इवेंट है, इसका ताल्लुक माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं होगा।
इस हवाले से देखिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज वन ऑफ द मेन एनर्जी ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ द सेल, तो जैसे अभी हमने इसको पावर हाउस कहा था, तो इसको एनर्जी ट्रांसफॉर्मर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये यहां पर भी जो आंसर यहां पर पिक करना आपने वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। फिर देखिए एक और क्वेश्चन यहां पे लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से कि अ सेल हैज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर्स, एंजाइम्स, DNA, ribosomes, plasma membrane and mitochondria. It could be a cell from a bacterium. तो देखो कि अगर हम यहां पर ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं ना, तो बैक्टीरियम हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं एंजाइम, डीएनए, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो बैक्टीरिया में हो सकती हैं बट नॉट माइटोकॉन्ड्रिया। इस वजह से ये सेल बैक्टीरियम से नहीं हो सकता। फिर इसी तरह से देखिए कि एन एनिमल बट नॉट प्लांट, तो यहां पर देखिए कि ये प्लांट में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, एनिमल में भी पाए जाते हैं, और बाकी चीजें भी आपको दोनों सेल्स में मिल सकती हैं। तो ये कहना गलत होगा कि एन एनिमल बट नॉट प्लांट। तीसरा ऑप्शन देखिए कि अ प्लांट बट नॉट एनिमल, तो ये भी ऑप्शन यहां पे सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं। तो फिर देखिए डी ऑप्शन कि अ प्लांट और एन एनिमल, बिल्कुल ये बात बहुत ज्यादा सूटेबल है कि इट कुड बी अ सेल फ्रॉम अ प्लांट और एन एनिमल। तो डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। लेकिन आप ई ऑप्शन को भी देख लीजिए कि एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनी काइंड तो हो नहीं सकता, जैसे हमने बैक्टीरियम को ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिया था, तो इस वजह से द मोस्ट सूटेबल आंसर इज डी। अच्छा, अब देखिए प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स ये एक और बड़ा अहम ऑर्गेनल है एज फार एज प्लांट सेल्स आर कंसर्न। प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेनस डिस्क्वाइड स्ट्रक्चर्स। इनकी शेप कैसी होती है? डिस्क लाइक होती है, डिस्क्वाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट जनरली कंटेन पिगमेंट्स एंड आर ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे अभी सेंट्रियोल आपको एनिमल सेल के साथ एसोसिएट करके दिखाया था, इसी तरह से प्लास्टिड्स आर मेनली एसोसिएटेड विद द प्लांट सेल। तो ये डिस्क्वाइड स्ट्रक्चर जनरली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज होते हैं और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, इनको कहा जाता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। एक प्लास्टिड डिवाइड होकर टू डॉटर प्लास्टिड्स में कन्वर्ट हो सकता है, और वो जो दो डॉटर प्लास्टिड्स होंगे वो दरअसल प्रोप्लास्टिड्स कहलाएंगे जब तक उनका फंक्शन स्पेसिफाई ना हो जाए। तो प्रोप्लास्टिड टर्म किसके लिए यूज की जाती है? यंग प्लास्टिड्स के लिए। कोई भी यंग प्लास्टिड जो अभी पहले से मौजूद प्लास्टिड की डिवीजन से फॉर्म हुआ होगा, उस यंग प्लास्टिड को प्रोप्लास्टिड कहा जाएगा, और फिर जब उसका फंक्शन स्पेसिफाई हो जाएगा तो तब आप उस प्रोप्लास्टिड को अकॉर्डिंगली नेम करेंगे। देखिए प्रोप्लास्टिड अगर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट डेवलप करता है तो इट विल बी डेवलप इनटू इटियोप्लास्ट। इटियोप्लास्ट ये कलरलेस किस्म का प्लास्टिड होगा that originates from प्रोप्लास्टिड in the absence of light। यहां पर ये बात याद रहे कि ये absence of light में डेवलप होना है, और अगर लाइट प्रेजेंट है तो प्रोप्लास्टिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइदर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये देखिए क्लोरोप्लास्ट, या फिर इससे ल्यूकोप्लास्ट भी बन सकता है। तो ल्यूकोप्लास्ट भी अगरचे कलरलेस प्लास्टिड है, दिस इज आल्सो नोन एज कलरलेस प्लास्टिड, लेकिन ये ल्यूकोप्लास्ट ये लाइट की एब्सेंस में नहीं फॉर्म हो रहा है। इसके लिए वो लाइट की एब्सेंस का होना कोई लाजमी कंडीशन नहीं है, बस ये है कि ल्यूकोप्लास्ट अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर डेवलप होता है जहां पर फूड की स्टोरेज होती है, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड। ये कलरलेस किस्म के प्लास्टिड्स होंगे, और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड विच इज स्टोर्ड इन द ल्यूकोप्लास्ट दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू आइदर इनटू माइलोप्लास्ट दैट स्टोर स्टार्च, इसके अलावा इलायोप्लास्ट दैट स्टोर लिपिड्स, एंड प्रोटीनोप्लास्ट दैट स्टोर प्रोटीन। जैसे ये जो पल्सेस होती हैं, पल्सेस दालें, उनके सेल्स के अंदर प्रोटीन स्टोर होती है, वहां पर प्रोटीनोप्लास्ट मिलेंगे। इसी तरह से जो ऑयल सीड प्लांट्स के सीड्स हैं जिनके अंदर ऑयल स्टोर है, वहां पर इलायोप्लास्ट मिलेंगे, और अदरवाइज जो बाकी प्लांट के सीड्स होते हैं उनके अंदर स्टार्च स्टोर होता है, जैसे ये राइस ग्रेन्स या व्हीट ग्रेन, तो वहां पर आपको माइलोप्लास्ट मिलेंगे। तो इस तरह के जो स्टोरेज रीजन्स हैं प्लांट के, वहां पर आपको ये ल्यूकोप्लास्ट मिलते हैं जो फूड की स्टोरेज के साथ कंसर्न है, और ये ल्यूकोप्लास्ट प्रोप्लास्टिड से यूं ओरिजिनेट हुए। अच्छा, प्रोप्लास्टिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट दैट इज यूजुअली कॉल्ड एज ग्रीन प्लास्टिड। तो ये जो ग्रीन प्लास्टिड्स हैं, ग्रीन प्लास्टिड्स, दे आर कंसर्न विद फोटोसिंथेसिस, फूड मैन्युफैक्चरिंग के साथ ये प्लास्टिड कंसर्न है। इनको अभी हम डिटेल के साथ देखेंगे। अच्छा, कभी जरूरत पड़ने पर ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्रोमोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है, और क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड प्लास्टिड कहलाता है, अदर देन ग्रीन इसका कलर होगा,
दिस इज यूजुअली कॉल्ड एज कलर्ड प्लास्टिड। तो ये कलर्ड प्लास्टिड बेसिकली प्लांट के जो कलर्ड पार्ट्स होते हैं जैसे फ्लावर की पेटल्स या फ्रूट वाल, उसके अंदर आपको ये क्रोमोप्लास्ट मिलेंगे और वहां पर इनके जरिए अट्रैक्टिव कलर्स इंपार्ट होते हैं प्लांट पार्ट्स को। और जब प्लांट पार्ट्स यूं कलर्स के लिहाज से अट्रैक्टिव हो जाएंगे तो इंसेक्ट्स उनकी तरफ विजिट करेंगे और बाय मींस ऑफ दोज इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में हेल्प मिलेगी। तो इस वजह से कहा जाता है कि क्रोमोप्लास्ट हेल्प इन द पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन के साथ कंसर्न है। क्लोरोप्लास्ट ना सिर्फ ये प्रोप्लास्टिड से ओरिजिनेट हो सकते हैं, बल्कि जो अभी आपको मैंने इटियोप्लास्ट बताया था कि इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ये प्रोप्लास्टिड इटियोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर फिर लाइट मिलना शुरू हो जाए तो इटियोप्लास्ट कैन बी कन्वर्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन ये प्रोप्लास्टिड से डायरेक्टली भी हो सकता है इफ लाइट इज प्रेजेंट, और इफ लाइट इज एब्सेंट तो ये इटियोप्लास्ट में पहले प्रोप्लास्टिड कन्वर्ट हुआ और उसके बाद फिर ये क्लोरोप्लास्ट यहां से ओरिजिनेट होगा। तो ये आपने प्लास्टिड्स की ओरिजिन के हवाले से इस डिस्कशन को याद रखना है। अब देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिड है, ग्रीन प्लास्टिड इसे कहा जाता है। तो ये ग्रीन प्लास्टिड, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका फंक्शन क्या है। ये ग्रीन प्लास्टिड एक डिस्क्वाइड बॉडी है, आपको ये इसकी शेप से नजर आ रहा है कि ये डिस्क शेप है इस तरह से, और ये इसका क्रॉस सेक्शन कट करके दिखा है। ये बिल्कुल फ्लैटन डिस्क नहीं है, बल्कि आपको नजर आ रहा है कि ये दरमियान से ये डिस्क थोड़ी सी मोटी है, और जबकि इसके एंड्स जो हैं वो आपको थोड़े से कंपैरेटिवली थिनर नजर आ रहे हैं। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और इसकी जो डबल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, वो दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती हैं, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है एनवेलप, क्लोरोप्लास्ट एनवेलप। इस एनवेलप में भी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, लेकिन इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का रोल वो जो माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है उस जैसा नहीं है। वहां पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बारे में बताया था कि वो ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हाइड्रोजन आयंस का स्टोरेज करती है, हाइड्रोजन आयंस का ग्रेडियंट स्टैब्लिश करती है, और उसी ग्रेडियंट की वजह से एटीपी फॉर्म होता है। लेकिन यहां पर ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस इस पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं होगी। यहां पर जो हाइड्रोजन आयंस का ग्रेडियंट मेंटेन करने का काम है वो एक और जगह से लिया जाएगा। तो ये डिफरेंस आपने जरूर याद रखना है। इसके अलावा देखिए इस डबल मेम्ब्रेनस कॉम्प्लेक्स यानी एनवेलप के इनर साइड पर जो आपको ग्राउंड नजर आ रहा है, दिस ग्राउंड इज नोन एज स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर भी आपको उसी तरह की प्रॉपर्टीज नजर आएंगी जो आपको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर अभी बताई थी। यानी स्ट्रोमा आल्सो कंटेन इट्स ओन डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो प्रोकैरियोटिक नेचर का डीएनए, तो इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट डीएनए इसका अपना होगा। इसी तरह से स्ट्रोमा के अंदर आपको राइबोसोम्स नजर आएंगे, वही 70s टाइप के राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक नेचर के राइबोसोम है वो भी यहां पर मौजूद हैं। और ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, ये भी सभी इस डीएनए से ओरिजिनेट होंगे और इसके स्ट्रोमा के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो ये सारी चीजें जो आपको मैंने क्लोरोप्लास्ट में पॉइंट आउट की थी वो यहां पर भी आपको नजर आ रही हैं, और इनकी प्रेजेंस की वजह से यानी डीएनए की प्रेजेंस की वजह से, 70s राइबोसोम की वजह से और ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए की वजह से इनका भी अपना एक जेनेटिक सिस्टम है, सेल्फ जेनेटिक सिस्टम। तो ये सेल्फ जेनेटिक सिस्टम रखने वाला ये दूसरा ऑर्गेनल आपने देखा, इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया था। सेल्फ जेनेटिक सिस्टम होने के साथ साथ इसमें आपको अभी मैंने सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी भी बताई है कि इसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, और इसके साथ साथ इसमें भी कैपेसिटी पाई जाती है कि अगर आप इसको केयरफुली फ्रैक्शनेट करें तो आउटसाइड द सेल इट कैन आल्सो सर्वाइव। तो कैपेसिटी टू सर्वाइव आउटसाइड द सेल। तो इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस के ऊपर क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था कि दिस इज आल्सो सपोज्ड टू बी एन ऑर्गेनिज्म विद एन ऑर्गेनिज्म, यानी ये ऑर्गेनल भी एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन को शो करता है। यानी इस ऑर्गेनल के मुतालिक भी यही अज्यूम किया जाता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन शायद ये कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म रहा होगा और बाद में किसी दूसरे सेल ने इसको इंजेस्ट कर लिया और अपने अंदर बजाय इसको डाइजेस्ट करने के उससे काम लेना शुरू कर दिया, और इस तरह से अब ये एक यूकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनल है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के मुतालिक मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए कि स्ट्रोमा के अंदर जो मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग आपको नजर आ रही है वो आपको इस तरह से ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होकर स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आपको नजर आ रहे हैं, दिस होल स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रैनम, और इस ग्रैनम के अंदर जो ईच फ्लैटेंड सैक लाइक या फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर प्लेस नजर आ रहा है, इसको कहते हैं थाइलेक्वाइड। तो ये
each sac is thylakoid and many thylakoids are placed one above the other to form granum. तकरीबन कोई 25 to 50 thylakoids एक ग्रेनम के अंदर मौजूद होते हैं. थाइलेकोइड्स की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसको ग्रेना लैमेली भी कहा जाता है. थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स आर आल्सो कॉल्ड ग्रेना लैमेली. और ये थाइलेकोइड जो ग्रेनम के अंदर पाए जाते हैं, इन थाइलेकोइड्स को समटाइम्स स्मॉलर थाइलेकोइड्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रेनम है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है. बहुत सारे ग्रेना पूरे आपको स्ट्रोमा के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आ रहे हैं और सर्टेन प्लेसेस से आपको ये ग्रेना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नजर आ रहे हैं बाय मींस ऑफ another membrane, another lamella. That lamella is known as intergrana. इसको intergrana कहा जाता है या फिर इसको स्ट्रोमा लैमेली भी कहा जाता है. तो ये इंटरग्रेना या स्ट्रोमा लैमेली ये समटाइम लार्जर थाइलेकोइड्स भी कहलाते हैं. तो आपने ये टर्म्स याद रखनी है. स्मॉलर थाइलेकोइड की टर्म ये इन थाइलेकोइड्स के लिए यूज की जा रही है जो एक दूसरे के ऊपर प्लेस होकर ग्रेनम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और लार्जर थाइलेकोइड की टर्म ये स्ट्रोमा लैमेली या इंटरग्रेना के लिए यूज की जा रही है जिनके जरिए आपको ग्रेना आपस में कनेक्टेड नजर आ रहे हैं. अच्छा, इनमें से आपको जो इंटरग्रेना है वो कलरलेस नजर आएंगे. यहां पर डायग्रामेटिकली ये फॉल्ट आपको नजर आ रहा है कि ये भी आपको ग्रीन कलर करके दिखाई गई हैं. तो इंटरग्रेना और कलरलेस, यहां पर पिगमेंट्स मौजूद नहीं है. लेकिन इसके मुकाबले में जो ग्रेना लैमेली है, ग्रेना लैमेली यानी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स, ये कलर्ड हैं, ये ग्रीन पिगमेंट अबंडेंटली कंटेन करते हैं. इसके अलावा इसके अंदर दूसरे जो पिगमेंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्लोरोफिल यहां पर मौजूद है और उसकी वजह से इनका कलर ग्रीन होगा. तो पिगमेंट्स आर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्मॉलर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स जिनको ग्रेना लैमेली कहा जाता है. इसके अंदर ये पिगमेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. और इसकी जो अंदर की स्पेस आप देख रहे हैं, हॉलो स्पेस, इसे कहा जाता है ल्यूमेन. और ये ल्यूमेन ये वही काम करता है जो कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया के केस में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के जरिए बताया था कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इसी तरह से यहां पर भी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होना है वो दरअसल इसी ल्यूमेन के अंदर डेवलप होना है. तो ल्यूमेन का फंक्शन और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन का फंक्शन ये सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरली ये दोनों चीजें डिफर करती हैं, तो इनको भी एक दूसरे का एनालोगस कहा जा सकता है. तो अब देखिए कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है. तो क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली इन्वॉल्व्स इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस जो कि फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है प्लांट का, तो ये फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली इन्वॉल्व होता है. और फोटोसिंथेसिस के जो दो फेजेस हैं वो किस तरह से क्लोरोप्लास्ट के साथ लिंक्ड हैं. तो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट फेज है, लाइट रिएक्शन इन विच लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, तो लाइट चूंकि पिगमेंट के जरिए एब्जॉर्ब होती है और अभी मैंने आपको बताया था कि पिगमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स, इस वजह से ये जो ग्रेना रीजन है इट इज कंसर्न विद लाइट रिएक्शन. और जबकि डार्क रिएक्शन जिसमें केल्विन साइकिल एक मेटाबॉलिक पाथवे है, इट अकर्स इन द स्ट्रोमा रीजन. इसके अलावा जो बकाया डिटेल्स हैं इसकी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की विद रिस्पेक्ट टू द क्लोरोप्लास्ट, वो आगे चलकर हम जब बायोएनर्जेटिक्स का यूनिट पढ़ेंगे वहां पर आपको डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे कि ये दोनों जो इवेंट हैं यहां क्लोरोप्लास्ट में कैसे परफॉर्म हो रहे हैं. तो यहां जस्ट आपने ये एसोसिएशन इसकी इन दोनों फेजेस की क्लोरोप्लास्ट के साथ याद रखनी है. अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से कि विच स्टेटमेंट्स अबाउट बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर करेक्ट. तो एक स्टेटमेंट है कि दे कंटेन एटीएस राइबोसोम. ये बात तो मेरे ख्याल में बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर ही आपको एटीएस राइबोसोम नजर नहीं आते. दे कंटेन सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल. यस, ये बात दुरुस्त है. दे प्रोड्यूस एटीपी. यस, बोथ प्रोड्यूस एटीपी. तो इसका मतलब है कि 2 and 3 वाला ऑप्शन शुड बी करेक्ट. तो ये ऑप्शन आप देखिए कहां पर है, तो 2 and 3 ओनली. सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. अब देखिए न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस आमतौर पर इसको डबल मेम्ब्रेनस स्फेरिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है, और ये डबल मेम्ब्रेनस स्फेरिकल स्ट्रक्चर इट इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द सेल. तो आमतौर पर चूंकि ये सेंटर ऑफ द सेल में पाया जाता है, या जब ये डिस्कवर हुआ था उस वक्त ये सेंटर ऑफ द सेल में मौजूद था, तो इस वजह से इसको नाम न्यूक्लियस दे दिया. आपको याद है कि न्यूक्लियस कब डिस्कवर हुआ था, तो आपने ये बात भी याद रखनी है. बाकी तमाम सेल ऑर्गेनल्स के मुकाबले में न्यूक्लियस सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, और ये 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसे रिपोर्ट किया था. रॉबर्ट ब्राउन. तो ये दोनों आपने
फिगर भी और ये साथ नेम भी उसको जरूर याद रखना है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। न्यूक्लियस वैसे तो अभी मैंने आपको बताया कि एक सेल के अंदर सेंट्रल स्ट्रक्चर है और एनिमल सेल के हद तक तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। अगरचे कुछ एनिमल सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस सेंटर के बजाय थोड़ा सा साइड पे नजर आएगा। मिसाल के तौर पर जो स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं, तो उन स्केलेटल मसल फाइबर्स के अंदर आपको न्यूक्लियस ये थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ आपको नजर आएगा, ये बिल्कुल सेंटर में मौजूद नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उसका साइटोप्लाज्म का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो मायोफिब्रिल्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ होता है। तो मायोफिब्रिल्स की अबंडेंस की वजह से स्केलेटल मसल फाइबर सेल के जो न्यूक्लियाई होंगे वो इस तरह से मेम्ब्रेन के बिल्कुल एडजेसेंटली प्रेजेंट होंगे। अदरवाइज जनरली न्यूक्लियस एक एनिमल सेल के सेंटर में मौजूद होता है, लेकिन प्लांट सेल इज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स द साइड ऑफ द सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इस तरह से एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से ये थोड़ा सा साइड पर नजर आएगा। अच्छा, यूं तो सभी जो लिविंग सेल्स हैं उनके पास न्यूक्लियस जरूर मौजूद होता है, क्योंकि न्यूक्लियस अपने फंक्शन के लिहाज से ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है, ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि ये सेल की तमाम एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। तो आमतौर पर जितने लिविंग सेल्स हैं दे मस्ट हैव न्यूक्लियस, बट देयर आर एक्सेप्शंस, जैसे आरबीसीज ये ऐसे लिविंग सेल्स हैं दैट डोंट हैव न्यूक्लियस। और इसी तरह से प्लांट्स के अंदर अगर एग्जांपल ली जाए तो प्लांट्स के अंदर जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स, ये ऐसी ही लिविंग सेल्स की एग्जांपल्स हैं दैट डोंट हैव न्यूक्लियस। अदरवाइज जो प्लांट के अंदर डेड सेल्स हैं जैसे स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर, उनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन वो तो वैसे ही डेड है ना। ये हम बात कर रहे हैं जो लिविंग सेल्स हैं। तो लिविंग सेल्स दैट डोंट हैव न्यूक्लियस, उनकी ये दो एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। इसके अलावा बाकी लिविंग सेल्स के अंदर आपको न्यूक्लियस जरूर मिलेगा। आमतौर पर एक सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है, ऐसे सेल्स को कहा जाता है मोनोन्यूक्लिएट सेल, या इसके लिए मोनोकैरियोटिक वर्ड भी यूज किया जाता है। और सम टाइम किसी सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई हो सकते हैं, तो उसे बाइन्यूक्लिएट या डाइकैरियोटिक सेल कहा जाएगा। फंजाई के केस में डाइकैरियोटिक सेल को सम टाइम हेट्रोकैरियोटिक भी कहते हैं। ये हम फंजाई का जब पार्ट पढ़ेंगे वहां पर इस बात को दोबारा से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, तो वहां पर इसे हेट्रोकैरियोटिक सेल भी कहा जाता है। और देयर आर सर्टेन सेल्स इन विच मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, मोर देन 2 न्यूक्लियाई अगर प्रेजेंट है तो ऐसे सेल को मल्टी न्यूक्लिएट सेल कहा जाएगा। और मल्टी न्यूक्लिएट सेल के लिए एक और टर्म यूज की जाती है, सच सेल्स आर आल्सो नोन एज सिनोसिटिक सेल्स। जैसे आपने फंजाई के अंदर सिनोसिटिक हाइफी पढ़े, राइजोपस के अंदर सिनोसिटिक हाइफी होते हैं, यानी उसमें जो उनका हाइफा होगा उसमें क्रॉस पार्टीशन मौजूद नहीं होगी, और क्रॉस पार्टीशन ना होने की वजह से उसमें मैनी न्यूक्लियाई आर देयर। लेकिन अगर ह्यूमन में इस तरह की कोई एग्जांपल देखी जाए सिनोसिटिक सेल की जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो, तो आपके ख्याल में क्या ह्यूमन में कोई ऐसा सेल है? यस, बिल्कुल ह्यूमन में ये जो अभी मैंने आपको स्केलेटल मसल फाइबर पॉइंट आउट किया, ये ऐसा ही सेल है जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिनोसिटिक सेल की एग्जांपल ह्यूमन में भी आपको मिल गई। अब देखिए न्यूक्लियस के पार्ट्स। न्यूक्लियस में आप 4 इसके कंपोनेंट्स को कंसीडर कर सकते हैं। एक न्यूक्लियर एनवेलप जो कि एक डबल मेम्ब्रेनस कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा आप देख रहे हैं एक ये नॉन मेम्ब्रेनस, एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी आपको विद इन इट नजर आ रही है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। और इसके अलावा जो इसका ग्राउंड मैस नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा इसमें आपको ये एक थिन फिब्रस नेटवर्क नजर आ रहा है। दिस थिन फिब्रस नेटवर्क इज नोन एज क्रोमेटिन नेटवर्क। तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क आपको यहां पे मिलेगा। इस तरह से ये न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन, ये 4 पार्ट्स न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड हैं। न्यूक्लियर एनवेलप ये क्लोरोप्लास्ट एनवेलप की तरह या माइटोकॉन्ड्रिया की जो डबल मेम्ब्रेन है उसकी तरह ये भी एक डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग है, लेकिन ये ज्यादा किसके साथ रिजेंबल करती होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन के साथ या फिर क्लोरोप्लास्ट की जो एनवेलप है उसके साथ ये ज्यादा रिजेंबल कर रही है? तो आंसर ये है कि ये ज्यादा क्लोरोप्लास्ट की एनवेलप के साथ रिजेंबल कर रही है, क्योंकि इसमें भी ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं वो बिल्कुल स्मूथ हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनके दरमियान में भी एक छोटी सी स्पेस पाई जाती है, उसको पेरी न्यूक्लियस स्पेस कहा जाता है। लेकिन पेरी न्यूक्लियस स्पेस ये उस तरह का कोई हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट मेंटेन नहीं करती जिस तरह से आपने वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियम देखा या फिर ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड आपने देखा। तो ये पेरी न्यूक्लियस स्पेस, इस स्पेस को कहा जा रहा है बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। इस मेम्ब्रेन के अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोपोर्स। तो ये न्यूक्लियोपोर्स एक्चुअली
कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। जो भी चीजें न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान मूव करनी होती हैं वो दरअसल इन्हीं न्यूक्लियोपोर्स के थ्रू मूव करती हैं। किसी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर ये न्यूक्लियोपोर्स का नंबर आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा। मोर नंबर आपको ये कहां पर नजर आ रहा है? किसी अनडिफरेंशिएटेड सेल के अंदर, यानी जिसका भी फंक्शन स्पेसिफाई नहीं हुआ, तो उस अनडिफरेंशिएटेड सेल के अंदर इसका ये नंबर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही सेल डिफरेंशिएट कर जाता है, वेरी वेल डिफरेंशिएटेड सेल, वहां पर इसका नंबर कम हो जाता है। तो देयर इज लेस नंबर ऑफ न्यूक्लियोपोर्स इन वेरी वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स। आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोपोर्स ये सर्टेन प्लेसेस पर इस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से कई जगहों से आपको ये न्यूक्लियर एनवेलप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड नजर आएगी। इनसाइड दिस न्यूक्लियर एनवेलप जो ग्राउंड मैस आपको नजर आ रहा है, दिस ग्राउंड मैस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और क्लोरोप्लास्ट्रोमा से मिलती जुलती नजर आएंगी, क्योंकि इसके अंदर भी डीएनए मौजूद है, इसके अंदर भी राइबोसोमल सब यूनिट्स प्रेजेंट होंगे और इसके अंदर भी ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट हैं। लेकिन यहां पर अंदर प्रोटीन नहीं बन रही होती। प्रोटीन की सिंथेसिस हमेशा साइटोप्लाज्म में होगी और वहां से प्रोटीन बनने के बाद यहां पर आ जाती हैं। जबकि इसके बरक्स आपको जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अभी एक्सप्लेन किया था या क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा, तो वहां पर उनकी अपनी प्रोटीन उनके अंदर प्रोड्यूस हो रही होती हैं। यहां पर ये सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन प्रोटीन्स की सिंथेसिस बाहर होगी। इसके अलावा यहां पर जो डीएनए आपको पॉइंट आउट किया वो भी लीनियर डीएनए, यूकैरियोटिक टाइप का डीएनए, सर्कुलर डीएनए नहीं होगा। तो बाकी मैट्रिक्स में और क्लोरोप्लास्ट्रोमा के अंदर आपको सर्कुलर डीएनए दिखाया गया था। न्यूक्लियोप्लाज्म का जो पेरिफेरल रीजन होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना। ये थोड़ा सा फिब्रस रीजन है और ये इसकी शेप को मेंटेन करने में इन्वॉल्व होता है। दिस पेरिफेरल रीजन ऑफ दिस न्यूक्लियोप्लाज्म इज नोन एज न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो प्रोमिनेंट चीजें, उनमें से एक न्यूक्लियोलस और दूसरा क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस ये आपको एक नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर नजर आ रहा होगा विद इन द न्यूक्लियस। ये एक नॉन मेम्ब्रेनस, एक डार्कली स्टेन्ड रीजन है, यानी जब भी हम किसी कलर डाई के साथ न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं तो ये जो न्यूक्लियोलस है ये उस कलर डाई को ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। तो इस वजह से आमतौर पर इसको एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी कहते हैं। तो ये डार्कली स्टेन्ड बॉडी ये किसी मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं है। अगर आप इस डार्कली स्टेन्ड बॉडी का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें तो इसमें दो रीजन्स नजर आएंगे। इसका एक जो सेंट्रल पोर्शन है वो इस तरह से फिब्रस होगा। द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस न्यूक्लियोलस इज फिब्रस। तो ये इनर फिब्रिलर एरिया कहलाता है। दिस इज नोन एज इनर फिब्रिलर एरिया। ये जो आपको मैंने इनर फिब्रिलर एरिया बताया, दिस इनर फिब्रिलर एरिया बेसिकली कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल आरएनए। इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए मौजूद है और इसके साथ साथ इसके अंदर राइबोसोमल डीएनए मौजूद है। राइबोसोमल आरएनए तो आप जानते हैं कि ये वो आरएनए जो राइबोसोम को बनाने के लिए यूटिलाइज होता है। लेकिन राइबोसोमल डीएनए क्या चीज है? एक्चुअली राइबोसोमल डीएनए ये डीएनए का वो सेगमेंट है जो राइबोसोमल आरएनए बनाने की इंफॉर्मेशन पोजेस करता है। तो वो सेगमेंट ऑफ डीएनए, वो पार्ट ऑफ डीएनए जो राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करती हैं, यानी राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइजिंग जीन्स, तो वो दरअसल वो भी इसी हिस्से के अंदर मौजूद है, सेंट्रल पार्ट के अंदर। तो दिस इनर फिब्रिलर एरिया कंटेन्स राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए। जो फाइबर आपको यहां पर बताएं वो फाइबर क्या थे? राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए। लेकिन इसका जो पेरिफेरल पोर्शन है, द पेरिफेरल पोर्शन इज ग्रेन्यूलर। तो इसका आउटर पोर्शन इस तरह से ये ग्रेन्यूलर होगा, वहां पर ये छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो एक्चुअली ये ग्रेन्यूल्स क्या है? दीज आर द राइबोसोमल सब यूनिट्स जो इस तरह पेरिफेरी में आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि राइबोसोमल सब यूनिट्स यहां पर बनते हैं और बनने के बाद ये पेरिफेरी में टेम्परेरली स्टोर हो जाते हैं और यहां से फिर ग्रेजुअली वो लिबरेट होते जाते हैं और साइटोप्लाज्म की जानिब चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आउटर ग्रेन्यूलर एरिया एक्चुअली कंटेन्स राइबोसोमल सब यूनिट्स। और ये कौन से वाले राइबोसोम्स होंगे? ये 80s टाइप के राइबोसोम्स हैं, ये 70s राइबोसोम्स नहीं है। ठीक है, तो इस लिहाज से भी आप देखिए कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म में अभी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, मैट्रिक्स और स्ट्रोमा के साथ रिजेंबलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उनमें आपको राइबोसोम की अक्रेंस यहां पे बताई थी। लेकिन मैट्रिक्स और स्ट्रोमा के अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो 70s राइबोसोम है और यहां पर जो राइबोसोमल सब यूनिट आपको मिलेंगे वो 80s राइबोसोम्स होंगे। इस तरह से आपने देखा कि जो न्यूक्लियोलस था, दिस इज एक्चुअली द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम्स की फैक्ट्री है और खुद राइबोसोम किस चीज की फैक्ट्री है? प्रोटीन की फैक्ट्री है। तो राइबोसोम यहां पर एक्चुअली फॉर्म हो रहे हैं। अगर किसी सेल के अंदर ये न्यूक्लियोलस ना हो तो वहां पर जाहिर है कि फिर राइबोसोम नहीं बनेंगे और राइबोसोम नहीं बनेंगे तो वहां प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होंगी।
उसके बाद फिर देखिए क्रोमेटिन, जो इसके अंदर दूसरा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है वो क्रोमेटिन कहलाएगा। लेकिन उससे पहले हम एक और क्वेश्चन यहां पे लेते हैं कि व्हाट एक्सप्लेन्स व्हाई सेल्स विद नो न्यूक्लियर डाई, तो दे डू नॉट हैव सेंट्रियोल्स एंड कैन नॉट डिवाइड। इसका ताल्लुक न्यूक्लियोलाई का सेंट्रियोल के साथ हरगिज नहीं है। न्यूक्लियोलाई दरअसल ये प्लूरल टर्म है न्यूक्लियस की। सेकेंड ऑप्शन देखिए कि दे डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया एंड कैन नॉट रिलीज एनर्जी। इसका ताल्लुक न्यूक्लियोलाई का माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी नहीं है। दे डू नॉट हैव एमआरएनए एंड कैन नॉट ट्रांसक्राइब डीएनए, तो इस तरह से ये एमआरएनए के साथ भी एसोसिएटेड नहीं है। बट दे डू नॉट हैव राइबोसोम्स एंड कैन नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन। बिल्कुल यही ऑप्शन दुरुस्त है, तो इस तरह से ये आंसर बनेगा इसका। अब देखिए क्रोमेटिन और क्रोमोसोम, तो क्रोमेटिन क्या चीज होती है? एक नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर, जो सेल अभी डिवाइड नहीं कर रहा, वहां पर आपको न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर इस तरह थिन फिब्रस नेटवर्क नजर आएगा। इस थिन फिब्रस नेटवर्क को क्रोमेटिन कहा जाता है। बट व्हेन सेल अंडरगोज सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन आपको यही क्रोमेटिन कंडेंस होकर डेफिनेट थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में स्टैब्लिश होकर नजर आएगा। दीज थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि एक क्रोमोसोम में दो आपको स्ट्रैंड्स नजर आते हैं विच आर कॉल्ड क्रोमेटिड्स। तो ये दोनों क्रोमेटिड एक पॉइंट के ऊपर जुड़े होते हैं एंड दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोमेयर। तो इस तरह से एक जो टिपिकल एक कंप्लीट या मैच्योर क्रोमोसोम है वो इस तरह का एक क्रोमोसोम होगा जिसमें आपको दो क्रोमेटिड्स नजर आ रहे हैं। एक्चुअली अगर हम इस क्रोमेटिड को ओपन करें तो ओपन करने पर इस क्रोमेटिड में से एक थिक फाइबर ओरिजिनेट होता है जिसको सुपर क्वाइल कहते हैं। सुपर क्वाइल को फर्दर ओपन करें तो उसमें से क्रोमेटिन फाइबर ओरिजिनेट होगा और क्रोमेटिन फाइबर को फर्दर ओपन करें तो आपको इस तरह से ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग नजर आएगा। और न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग को अगर फर्दर ओपन करें तो ये डीएनए अलग हो जाएगा और हिस्टोन प्रोटीन अलग हो जाएंगी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम दरअसल डीएनए और हिस्टोन का बना हुआ है। डीएनए हिस्टोन की कोर्स के गिर्द इस तरह रैप करके एक चेन ऑफ बीड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग कहते हैं। बाद में फिर ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग क्रोमेटिन में कन्वर्ट होता है, क्रोमेटिन से सुपर क्वाइल बनते हैं और सुपर क्वाइल से फिर अल्टीमेटली क्रोमेटिड फॉर्म होगा और क्रोमेटिड आपस में ज्वाइन करके क्रोमोसोम बनाएंगे। तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हम डिटेल से आगे एक यूनिट आएगा क्रोमोसोम एंड डीएनए, उसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को भी डिटेल से कवर करेंगे और वहां पर आपको ये ऑर्गेनाइजेशन भी डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर हम थोड़ी सी बात नंबर ऑफ क्रोमोसोम के हवाले से करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम का रेफरेंस बार बार आते रहना है हमारे मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर, मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर। तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम के हवाले से कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं, अक्सर वो कंफ्यूजिंग टर्म्स होती हैं और सही तौर पर कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं होता, तो उसको यहां पर हम क्लियर करेंगे। देखिए किसी ऑर्गेनिज्म का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के सेल्स हैं, एक को कहा जाता है सोमेटिक सेल्स और दूसरे को कहते हैं गैमेटिक सेल्स। ठीक है, गैमेटिक सेल्स हमारे कौन से हैं? गैमीट्स, जैसे आप जानते हैं मेल गैमीट्स को स्पर्म कहा जाता है और फीमेल गैमीट्स आर कॉल्ड एग्स। तो ये एग्स और स्पर्म्स इनको गैमीट्स या जर्म सेल्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड गैमीट्स और जर्म सेल्स। और अदरवाइज बाकी जितने भी सेल्स होंगे एक्सेप्ट दीज जर्म सेल्स और गैमेट्स, बाकी जितने भी बॉडी के सेल्स हैं दे आर कॉल्ड सोमेटिक सेल। तो कभी भी जब किसी स्पीशी का हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पॉइंट आउट करते हैं कि एक स्पीशी का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम दरअसल हम उसके सोमेटिक सेल का बता रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, तो दरअसल हमारे सोमेटिक सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम है, हम गैमीट्स की बात नहीं कर रहे। इसी तरह से हम कहते हैं कि वीट के अंदर 42 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये दरअसल उसके सोमेटिक सेल का क्रोमोसोम नंबर बता रहे हैं। अच्छा, जितनी भी स्पीशीज नेचर में पाई जाती हैं उन सब के सोमेटिक सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो एक जैसा उनका कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर ह्यूमन में ये जो 46 है ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है, लेकिन वीट इज नॉट अ डिप्लॉयड स्पीशी, वीट इज हेक्साप्लॉयड स्पीशी। उसका ये 42 दरअसल हेक्साप्लॉयड नंबर है, यानी 6n है। यहां पर देखो ये n से क्या मुराद है? n रेफर्स टू नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सेट किसे कह रहे हैं हम? व्हाट इज वन सेट ऑफ क्रोमोसोम? तो देखिए वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हम किसको कहेंगे? तो आप इसके लिए याद रखिए वन सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स विच कंटेन ऑल द जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स। और ये जो ऑल द जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स हैं इसका जो पूरा कंप्लीट कलेक्शन होता है, दिस ऑल द जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल, इसको कलेक्टिवली हम जीनोम भी कहते हैं। जीनोम यानी वो तमाम क्रोमोसोम
जो एक कंप्लीट जीनोम पजेस करते हैं, उन तमाम क्रोमोसोम्स को कलेक्टिवली वन सेट कंसिडर किया जाएगा। आप इसकी मिसाल इस तरह से लीजिए, जैसे मिसाल के तौर पर, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मिसाल के तौर पर अगर 30,000 जीन्स मौजूद हैं, 30,000 जीन्स ये एक जीनोम के अंदर मौजूद हैं। अ जीनोम कंसिस्ट ऑफ 30,000 जीन्स, ये हम सपोज कर रहे हैं कि एक जीनोम जो कंप्लीट सेट है किसी इंडिविजुअल का, वो 30,000 जीन्स पर मुश्तमिल है। तो उसके ये जो 30,000 जीन्स हैं, तो उसके ये जो 30,000 जीन्स हैं, ये कितने क्रोमोसोम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? ऑब्वियसली इन 30,000 में से कुछ जीन्स किसी एक क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होंगे, कुछ जीन्स किसी दूसरे क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होंगे, कुछ जीन्स कुछ तीसरे क्रोमोसोम में मौजूद होंगे। तो अब देखना यह है कि ये जो 30,000 जीन एक जीनोम में मौजूद हैं, किसी इंडिविजुअल के एक जीनोम में, XYZ ये कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, जरूरी नहीं ह्यूमन की मैं बात कर रहा हूं, ये वैसे समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोम अगर 30,000 जीन्स पर मुश्तमिल है, तो उसके जो 30,000 जीन्स हैं वो कितने क्रोमोसोम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? हो सकता है 30,000 में से कोई 200 जीन इस क्रोमोसोम में हो, कोई 500 जीन यहां पर हो, कोई 1000 जीन यहां पर हो। इस तरह से डिफरेंट क्रोमोसोम्स में आपको डिफरेंट नंबर ऑफ जीन्स मिलेंगे। तो ये 30,000 जीन्स जितने भी क्रोमोसोम्स में आपको डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे, वो तमाम क्रोमोसोम कलेक्टिवली एक सेट ऑफ क्रोमोसोम कहलाएगा। उन तमाम क्रोमोसोम्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। लिहाजा जिस सेल के अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो उस सेल को हम 1n से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके लिए टर्म यूज करेंगे मोनोप्लॉइड। मोनोप्लॉइड, मोनोप्लॉइड इज अ सेल हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। देयर सिमिलरली यहां पर अगर किसी सेल के अंदर 2 सेट होंगे, तो उसके लिए टर्म यूज की जाएगी डिप्लॉइड। ओके, जैसे ये ह्यूमन डिप्लॉइड स्पीशीज, यानी हमारे पास 2 सेट्स हैं क्रोमोसोम्स के। अच्छा, फिर इसी तरह से अगर किसी के पास 3 सेट्स हों, तो उसे क्या कहना चाहिए? ट्रिप्लॉइड कहना चाहिए। तो आपने इस तरह की टर्म सुनी होंगी और उनको डिफाइन कैसे किया जाता है आपने ये याद रखना है। 1n मींस मोनोप्लॉइड, यानी सिंगल सेल हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। 2n मींस डिप्लॉइड, सेल हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। 3n मींस ट्रिप्लॉइड, अ सेल हैविंग 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। और इस तरह से करते करते ये 4n, 5n, 6n, 7n, तो आप देख रहे हैं कि ये जो वीट ये हेक्साप्लॉइड है, ये 6n है। इसमें देखिए कि ये जितने भी आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताए ना, सिवाय मोनोप्लॉइड के बाकी जितना भी नंबर है, इन सब के लिए कलेक्टिव टर्म यूज की जाती है। इनको कलेक्टिवली पॉलीप्लॉइड्स कहा जाता है। पॉलीप्लॉइड्स। तो ये बाकी सारे नंबर्स पॉलीप्लॉइड नंबर्स कहलाते हैं, यानी सेल्स हैविंग मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। और मल्टीपल का मतलब क्या है कि मोर देन वन सेट जहां पर भी है, तो वहां पर ये पॉलीप्लॉइड टर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आप देखिए कि ह्यूमन एक डिप्लॉइड स्पीशी और वीट एक हेक्साप्लॉइड स्पीशी है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज मोनोप्लॉइड नंबर ऑफ ह्यूमन का मोनोप्लॉइड नंबर क्या है, तो अगर हमारा 46 2n क्रोमोसोम नंबर है, तो 46 को 2 से डिवाइड करें, 46 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 23। ठीक है, तो इस तरह से 23 इज अवर मोनोप्लॉइड नंबर। 1n नंबर हमारा 23 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वीट का मोनोप्लॉइड नंबर क्या होगा, और वीट आपको ये पता होगी कि हेक्साप्लॉइड स्पीशी है, तो आपने क्या करना है कि इस 42 को 6 से डिवाइड कर देना है। यानी वो जितने सेट्स पर मुश्तमिल वो क्रोमोसोम नंबर आपको दिखाया गया है, आपने उससे उसको डिवाइड कर देना है। तो आंसर आपके पास क्या आ गया? 7। तो इस तरह से 7 इज इट्स मोनोप्लॉइड नंबर। 1n नंबर इसका 7 है और इसका 1n 23 है। ठीक हो गया। अब आपको ये मोनोप्लॉइड नंबर और पॉलीप्लॉइड और बाकी डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड ये सारी बातें समझ में आ गई। लेकिन अभी तक हमने एक और टर्म यूज नहीं की, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड से क्या मतलब है? अब जरा देखिए गौर से। देखिए, हैप्लॉइड से मतलब ये है कि हैप्लॉइड जो नंबर होता है ना, ये एग्जैक्टली हाफ देन सोमैटिक नंबर है। वॉट एवर इज द सोमैटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सोमैटिक सेल के अंदर चाहे किसी के अंदर 2n क्रोमोसोम नंबर हो या किसी के अंदर 6n हो, वट एवर इज द सोमैटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसका एग्जैक्टली जो हाफ होगा वो दरअसल हैप्लॉइड कहलाएगा। और हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कहां पाया जाता है? हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इज ऑलवेज फाउंड इन द गैमीट्स, यानी ये जो स्पर्म्स या एग्स होते हैं ना किसी भी इंडिविजुअल के, वो हमेशा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम शो करते हैं। ठीक है, लेकिन सोमैटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होगा? वो वेरिएबल होगा, वो हमेशा डिप्लॉइड नहीं होता। किसी स्पीशी में डिप्लॉइड होगा, जैसे ह्यूमन में वो डिप्लॉइड है, लेकिन किसी स्पीशी में वो टेट्राप्लॉइड हो सकता है। जैसे आप देखिए पोटैटो जो है, पोटैटो
इसका क्रोमोसोम नंबर है 48 और 48 ये टेट्राप्लॉइड है, बेसिकली ये 4n क्रोमोसोम नंबर है, नॉट 2n। ये टेट्राप्लॉइड स्पीशी है। आपको प्लांट्स के अंदर अक्सर पॉलीप्लॉइड ही नजर आएगी, पॉलीप्लॉइड नंबर्स मिलेंगे। एनिमल्स मोस्टली डिप्लॉइड स्पीशीज होती हैं, ठीक है। तो सोमैटिक सेल का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डिफरेंट स्पीशी में डिफर कर रहा है। ज्यादातर आपको अगर चाहिए डिप्लॉइड स्टेट नजर आती है, लेकिन प्लांट्स में आपको अक्सर डिप्लॉइड के बजाय टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड स्पीशीज या ऑक्टाप्लॉइड स्पीशीज भी मिलेंगी। तो गैमीट्स जो होते हैं वो हमेशा सोमैटिक नंबर के हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होते हैं, और इसी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, हैप्लॉइड। अब देखो हमारा ह्यूमन के केस में जो सोमैटिक नंबर था वो 46 था, तो इसका हाफ किया जाए तो बन गया 23। तो हमारा इत्तेफाक से जो मोनोप्लॉइड नंबर है वो भी 23 है और हमारा हैप्लॉइड भी 23 है। इस वजह से हम हैप्लॉइड को 1n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हैप्लॉइड को हमेशा 1n से रिप्रेजेंट किया जाए, क्योंकि वीट के केस में इसका सोमैटिक नंबर है 42 और अभी आपको बताया कि वीट हेक्साप्लॉइड स्पीशी है, इसका मोनोप्लॉइड नंबर तो 7 है, लेकिन अगर आप इसका हैप्लॉइड नंबर, इसके गैमीट का नंबर देखेंगे तो वो होगा 21। तो इस लिहाज से देखिए कि ये जो 21 क्रोमोसोम्स हैं ये तो 3 सेट्स पर मुश्तमिल है, क्योंकि 7 क्रोमोसोम्स का एक सेट है यहां पर, तो इस तरह से 7 7 और 7, तो ये 3 सेट्स हो गए। तो इसका जो हैप्लॉइड नंबर है वो 1n के बजाय 3n से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आपने ये याद रखना है कि हैप्लॉइड हमेशा 1n नहीं होगा। ये इत्तेफाक की बात है, ये महज इत्तेफाक की बात है कि ह्यूमन के केस में हैप्लॉइड 1n है, क्योंकि हमारा मोनोप्लॉइड जो था वो 23 था और हमारा हैप्लॉइड भी 23, तो इस वजह से 1n है। लेकिन आप दूसरी स्पीशीज में देखेंगे तो हर जगह पर आपको हैप्लॉइड 1n नजर नहीं आएगा, ठीक है। हम अगरचे हैप्लॉइड को जनरली जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो 1n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली किसी खास केस में ये टर्म अप्लाई की जाए, जैसे हम ये वीट के केस में ये सारा सिनेरियो आपको बताकर ये पूछें, तो फिर आप हैप्लॉइड 1n से यहां पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ओके। तो या फिर अगर आपसे हैप्लॉइड का क्लियर कॉन्सेप्ट पूछा जाए कि हैप्लॉइड को शो करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो उसमें आपने ये याद रखना है कि दिस इज एग्जैक्टली हाफ देन सोमैटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए कि which of the following statements most appropriately defines the term haploid। पहली स्टेटमेंट देखिए कि number of chromosomes that consist of single set of chromosome। ये बात वैसे इन जनरल तो ठीक हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें या कंपैरेटिवली बात करें तो ये ठीक नहीं हो, क्योंकि अभी और ऑप्शंस को भी हमने कंपेयर करना है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट कंसिस्ट दैट इज फाउंड इन सोमैटिक सेल, नो, ये तो हैप्लॉइड हो ही नहीं सकता, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट कंसिस्ट ऑफ हाफ देन गैमेटिक नंबर, गैमेटिक नंबर के हाफ नहीं होता, सोमैटिक के हाफ होता है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट कंसिस्ट ऑफ हाफ देन सोमैटिक नंबर, यस एग्जैक्टली यही करेक्ट आंसर है। और ऑल ऑफ देम तो यहां पर हो नहीं सकता, क्योंकि जब बात मोस्ट पूछी जा रही हो तो ऐसी सूरत में ऑल ऑफ देम आप हमेशा डिस्कार्ड कर दिया करें, ये तो हो नहीं सकता। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ये डी ऑप्शन बनेगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर मिसाल के तौर पर ये डी ऑप्शन यहां पर ना हो तो फिर हम ए की तरफ जा सकते हैं, लेकिन चूंकि देखो ज्यादा एप्रोप्रिएट पूछा गया है तो ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर फिर यही होगा। फिर एक और क्वेश्चन देखिए कि पोटैटो इज अ टेट्राप्लॉइड स्पीशी, इट्स सोमैटिक सेल्स कंटेन 48 क्रोमोसोम्स, व्हाट विल बी इट्स मोनोप्लॉइड नंबर। तो देखो जब आपको ये बता दिया जाए, इंफॉर्मेशन दे दी जाए, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। कुछ क्रोमोसोम नंबर आपको स्पीशीज के बुक के अंदर मिल जाएंगे, उनको भी आपने याद रखना है, और कोई अगर एक्स्ट्रा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उनका नंबर आपको पहले पॉइंट आउट किया जाएगा। तो आपको देखो पोटैटो के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी कि ये टेट्राप्लॉइड है, 4n है, और इसका जो सोमैटिक नंबर है 48 है। तो बताओ इसका मोनोप्लॉइड क्या होगा। आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली इसको 48 को 4 से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 12। तो इस तरह से ये 12 इज द राइट आंसर। फिर एक क्वेश्चन देखिए कि शुगर केन इज एन ऑक्टाप्लॉइड स्पीशी, यानी 8 सेट है, 8n है ये, इट्स मोनोप्लॉइड नंबर इज 10। अगर मोनोप्लॉइड इसका n जो है वो 10 है, तो ऐसी सूरत में हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन इट्स सोमैटिक सेल्स। अब सोमैटिक सेल के अंदर आपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताने, तो सोमैटिक सेल में आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो सोमैटिक सेल क्रोमोसोम नंबर विल बी 80, ठीक है, विल बी 80। तो अब अगर देखो यहां पर हो सकता है कि सोमैटिक सेल के बजाय यहां पर गैमेटिक सेल्स का क्रोमोसोम नंबर पूछा जाता है। तो अगर गैमेटिक सेल्स का ये पूछा जाता है तो फिर आंसर क्या हो जाता, फिर आंसर ये 40 होना था, क्योंकि गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं और सोमैटिक से हमेशा हाफ उनका क्रोमोसोम नंबर होता, ठीक है। तो आपने उसमें 10 को ही कंसिडर नहीं कर लेना था। इस तरह से आपने ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना है।
फिर देखिए एक और क्वेश्चन न्यूक्लियस से रिलेटेड, ऑर्गेनेल्स अदर देन न्यूक्लियस दैट कंटेन न्यूक्लिक एसिड इंक्लूड। तो अब आप देखिए कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बोथ बी एंड सी ओनली, या ऑल ए बी सी। तो अक्सर बच्चे जो है ना यहाँ पर जल्दबाजी में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को पिक कर लेते हैं, क्योंकि वो डीएनए बार बार इसके बारे में पढ़ चुके होते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी है, तो इस वजह से वो बी और सी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए डीएनए की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एज अ होल न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही है। तो राइबोसोम के अंदर भी न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए मौजूद है, इस वजह से ऑल ए बी सी यहां पर आंसर होगा। लेकिन यहां पर अगर न्यूक्लिक एसिड स्पेसिफाई कर दिया जाए कि यहां पर क्या चीजें, यहां पर डीएनए है या आरएनए, अगर डीएनए की बात होगी तो ऐसी सूरत में बोथ बी एंड सी, और अगर आरएनए की बात होगी तो फिर क्या करेंगे आप, तो आरएनए जाहिर है वो तीनों के अंदर मौजूद है, फिर भी आप ऑल ए बी सी की तरफ जाएंगे। लेकिन डीएनए के केस में आपको सिर्फ ये बी एंड सी वाला ऑप्शन पिक करना होगा। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। इसके साथ हमारा ये जो सेल बायोलॉजी का यूनिट है वो भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपने देखा कि हमने इस यूनिट को यूएचएस के सिलेबस के मुताबिक और इसके साथ साथ नम्स के सिलेबस के मुताबिक इसको स्टडी किया है। इसमें जो बच्चे सिर्फ यूएचएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो बेशक इनमें जो यूएचएस के टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा अच्छा कवर करें, और जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस करें। और जो बच्चे नम्स के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैंने जितने भी एक्स्ट्रा कंटेंट जो नम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थे उनको इंक्लूड किया इस पूरी सीरीज के अंदर। सेल बायोलॉजी के ये जो लेक्चर्स हैं इनके अंदर, तो आपने उनको भी फॉलो करना है, और उसके लिए आपने नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक को भी अच्छी तरह से फॉलो करना है। और आप कोशिश करें कि इनमें से बास टॉपिक जो ए लेवल से पिक किए हुए थे आप वो ए लेवल की बुक से भी आप उसको प्रिपेयर करें, तो इस तरह से आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो सकेगी। इस लेक्चर के भी तमाम कंटेंट्स आप जब अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें और इनको बुक से अच्छी तरह से रीड कर लें तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट मिल जाएगी, आप उस असाइनमेंट को सॉल्व कीजिएगा और उसको सबमिट कीजिएगा। तो इस तरह से आपको अपने जो मिस्टेक्स हैं वो भी पता चल जाएंगी। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये जो पूरा सेल बायोलॉजी का यूनिट है इसका एक होल टेस्ट भी आपके लिए मैं अपलोड करूं, उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करूं, ताकि आप इसका जो कंप्लीट एक टेस्ट है वो भी अटेम्प्ट कर सकें। तो उसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम बायोमॉलिक्यूल्स का यूनिट स्टार्ट करेंगे, और उसको भी हम यूएचएस और नम्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे लेकर चलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.